यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनाइज़ा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी। मेरा सवाल है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और जो मेरे व्लॉग्स हैं और जो मेरी वीडियोस और पिक्चर्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी लगी होती हैं और यूट्यूब पे भी लगी होती हैं। जी तो जी। कुछ लोग जो हैं वो मेरा फेक अकाउंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे और मेरी पिक्चर्स और वीडियोस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो उसके नीचे कंटेंट वो लिख रहे हैं वो बिल्कुल मेरे जॉनरा के ऑपोजिट है और वो मुझे डिफेम कर रहे हैं और मतलब मेरी क्रेडिबिलिटी उससे हर्ट हो रही है। तो मुझे इस सब में क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है आपकी इनकी दो रेमेडीज बनती हैं सोहेल जी साहब। बिल्कुल, दो रेमेडीज बनती हैं। एक तो अनऑथराइज जी, एक तो साइबर क्राइम एक्ट के थ्रू ये जाएंगी। पीका एक्ट के फ़ौरन जो है ना वो पिटीशन फाइल करनी चाहिए। जहाँ तक बात है डेफेमेशन की, तो डेफेमेशन का केस भी फाइल किया जा सकता है, लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि इसके पीछे आम तौर पे होता गया कि मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैंने एक स्टेटमेंट दी कि फ़लाँ बंदा ऐसा ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई बंदा 419 में जिस तरह इम्पर्सोनेशन हो रही है ना कि भाई मैं कुछ और बन के यहाँ पे मैं मतलब कि वो चीज़ कर रहा हूँ। पहले तो उसने एक काम गलत किया कि आपकी आइडेंटिटी को उसने चोरी किया, अनऑथराइज्डली आइडेंटिटी को यूज़ किया और वो आइडेंटिटी को यूज़ कर उसने, यानी कि ये नहीं कहा कि जी ये चीज़ जो है ना कि आप ऐसे गलत कर रहे हैं। करते हैं। तो डेफेमेशन के अंदर तो एक क्लेमेंट जो होता है उसने डिफेंडेंट ने उसके अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगाए होते हैं या कोई ऐसी चीज पब्लिश की मतलब आप एट द सेम टाइम दो लिटिगेशन में जा सकते हैं। एक तो पीका के थ्रू जा सकते हैं साइबर क्राइम के लॉज के जरिए, और दूसरा आप डेफेमेशन का भी सूट फाइल कर सकते हैं कि जी मुझे डिफेम भी किया जा रहा है, मेरी गुडविल खराब आ जाएगा ना, 419 भी आ जाएगा, 500 भी आ जाएगा, 419 इम्पर्सोनेशन का बहुत आ जाएगा इसमें। ठीक। तो ज़ुहैब साहब, हम पहले बात कर रहे थे पंजाब में जो डेफेमेशन एक्ट पास हुआ उसके ऊपर क्यों इस कानून को मुतनाज़ा कानून करार दिया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कानून सिर्फ पंजाब की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की हद तक है। इसका आपके सेंटर से कोई ताल्लुक नहीं है, आपके दूसरे प्रोविंसेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरी बात इसमें ये है, जो मेन इसमें कंट्राडिक्शन है कि जब एक कानून ऑलरेडी 2002 ऑर्डिनेंस मौजूद है, 2004 में जिसकी अमेंडमेंट भी आ गई, उसके होते हुए ये पंजाब में नया कानून इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत क्या थी? उसके फिर डिफरेंट उसके पीछे जो मोटिव्स हैं वो आ जाते हैं कि ये क्यों करवाने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, इसमें बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ट्रिब्यूनल वाला है कि ट्रिब्यूनल इसमें जनरेट करने का कहा गया है। जब ऑलरेडी आपके पास एक कोर्ट मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौजूद है, जो कि ऑर्डिनेंस 2002 का कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ऑर्डिनेंस कोर्ट ट्रायल कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो फिर एक अलहदा से ट्रिब्यूनल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? सही। और उस ट्रिब्यूनल में भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है वो एक सेशन जज की बताई गई है, तो आप उसको उधर ही रहने दें। आप एक नया कानून बना रहे हैं जहाँ पे जो जज की क्वालिफिकेशन है मिनिमम ये बता दी गई है, और उसके बाद आपने जो जज की क्वालिफिकेशन बताई है वो एक हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट बता दी गई है। सही। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें इसमें जो कि जिसकी वजह से इसको मुतनाज़ा किया गया है। बेसिकली आपके जो बेसिक राइट्स हैं से थोड़ा सा मैं एक बात करना चाहूँगा सोहेल साहब। देखें, जब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग ज़्यादा कम्युनिकेशन करना शुरू हुए, उसके बाद से सोशल मीडिया का तो कोई फ़िल्टर है नहीं। तो एक बात आप एक पोस्ट करते हैं, वो एक रात में कहाँ से कहाँ निकल जाए, वो चाहे मिस इन्फॉर्मेशन हो, डिस इन्फॉर्मेशन हो, या हक़ाइक़ पर मबनी ना हो वो ख़बर, या कोई ऐसी बात आप करते हैं कि जिसका फैलना आपको ख़ुद को अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ तक फैल सकती है, पूरी दुनिया में वो फैल जाती है, और उससे किसी शख्स को नुकसान होता है, किसी इदारे को नुकसान होता है, या किसी रियासत की साख को नुकसान पहुँचता है। तो इसके लिए कानून बनाना तो ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान में तो अगर तारीख देखें तो यही देखा गया है कि डेफेमेशन के जो कवानीन हैं उनके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन देखी नहीं गई, या इतनी ज़्यादा कुछ सख्त सज़ाएँ नहीं कभी हमने सुनने में आई है कोर्ट में। इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन भी तो इसकी डेफिनेशन में नहीं ना जुर्माने डिफाइन नहीं किया गया। मैं बात से थोड़ा सा बसात एहतराम इसलिए इख्तलाफ करूँगा कि जो स्केड्यूल 4 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत सी चीज़ों में कानून साजी करने के लिए जो है ना वो इजाज़त देता है, प्रोविंशियल को भी और फेडरल को भी। और डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 जो है ना वो एक बहुत ही बेसिक था, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ज़रूर होनी चाहिए थी, लेकिन इसको समरी ट्रायल बनाना जो है ना, मैं जो समझता हूँ इन माय ओपिनियन, ये सबसे बड़ा जो है ना वो एक क्या कहेंगे उसे ब्लंडर था, या जो भी आप लफ्ज़ कर लें कि इसके लिए कि आपने जो क्वेश्चन ऑफ डैमेजेस है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की देयर आर प्लेथराज ऑफ जजमेंट्स, एक नहीं बेशुमार जजमेंट्स हैं कि जब आप डैमेजेस की बात करते हैं तो डैमेजेस ने तो
जाना ही क्वांटम की तरफ है कि क्वांटम उसकी डिटर्मिनेशन होनी है। तो अगर आप कह रहे हैं कि इसके डैमेजेस पे करने हैं डेफेमेशन के अंदर, तो इसको समरी ट्रायल बनाया कैसे जा सकता है? ये तो समरी ट्रायल हो ही नहीं सकता विदाउट प्रोड्यूसिंग एविडेंस। आप इसके अंदर किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं सकते। तो ये जो है राइट ऑफ फेयर ट्रायल के जो प्री रिक्विजिट है, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि इसमें अब ट्रायल नहीं बनाया जा सकता? जी, अब इसमें जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो 180 डेज हैं, 180 डेज, नहीं कि 6 माह के अंदर अंदर वो कंक्लूड। मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी प्रोसीडिंग को आप उसमें कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई इसको इतने दिनों में ट्रायल को कंक्लूड किया जाए, तो ये तो शायद एक अच्छी बात है कि अगर, हाँ जी, 6 माह जो है वो रीजनेबल टाइम है फेयर ट्रायल के लिए। लेकिन ऐसे कानून कुरैशी साहब पहले भी तो क्रिमिनल केसेस में मौजूद है ना कि डायरेक्शन दी जाती है कि 6 महीने के अंदर आपको ट्रायल कंक्लूड करना, लेकिन होता नहीं है ऐसा। लेकिन वो बर्डन ऑफ केसेस जो है वो रीज़न है। अब इस नए कानून में देखें तो अब ट्राइब्यूनल अलग से होंगे और वहाँ पे ये जो पहले सेशन जजेस साहिबान के पास था तो उनके पास दूसरे केसेस भी थे। अब ये क्योंकि एक स्पेसिफिकली ट्राइब्यूनल ही इसी काम के लिए बनाया गया, ठीक, तो उसमें ये हो जाएगा और कि यहाँ पर एक सवाल और है, इसका इस एक्ट के मुताबिक कुछ प्रिलिमिनरी डिग्री भी दी जाएगी कि मतलब क्या ये कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करता है कि आप पहले ही ट्रायल के आगाज़ से पहले प्रिलिमिनरी डिग्री दे दी जाए? अब मैं इसमें एक आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था, दूसरा एक शोएब साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, तीसरा इस चीज़ का जवाब इकट्ठा दे देता हूँ। आपने कहा कि कानून बनाने की ज़रूरत थी। एक डिफेमेटरी नोट ओरिजिनेट करने वाला जो उसका इनिशिएटर होगा वो काबिल गिरफ्त है कानून के मुताबिक, उसको पब्लिश करने वाला काबिल गिरफ्त है और उसको आगे फर्दर सेल करने वाला भी काबिल गिरफ्त है। तो कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। और जो 2024 का जो एक्ट आया पंजाब का, जो मेन ऑर्डिनेंस है, बेसिक्स और तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ से ली हैं। इसमें उन्होंने कुछ इजाफा कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत थी, कानून ऑलरेडी मौजूद था। एक नया उसमें डिफेंसेस भी सेम उन्होंने वही रखे हैं, जो डिफेमेशन की डेफिनेशन थी वो भी इन्होंने सेम रखी है। हाँ, इन्होंने उसमें काफ़ी चीज़ों का इजाफा कर दिया है जो कि मेरे ख्याल से इतना इजाफा करने की उसमें ज़रूरत नहीं थी। हाँ, जो चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो अमेंडमेंट के जरिए लाई जा सकती थी। ठीक, और आप बाकी जवाब देना चाह रहे थे? हाँ, बाकी मैं जवाब देना चाह रहा था उनका, उन्होंने जो बात की थी, मैंने यही कहा था कि ये समरी ट्रायल नहीं हो सकता। समरी ट्रायल की जो बात थी, ये बाकी उनकी बात बिल्कुल ठीक है। समरी ट्रायल जो 2002 का ऑर्डिनेंस है उसमें एक्सक्लूसिवली मेंशन है कि इसमें सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगा, कानूनी शहादत अप्लाई होगा। अब समरी ट्रायल में ना सिविल प्रोसीजर कोड सही तरह से अप्लाई होता है ना कानूनी शहादत अप्लाई होता है, तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते हैं। ऑर्डर 37 तो है जो समरी ट्रायल वो निगोशिएबल वाला, इसको इस लॉ के अंदर ऑर्डर 37 को भी ऐड किया गया कि जी समरी ट्रायल होगा एज जिस तरह ऑर्डर 37 में होता है, चेक डिसऑनर या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके हवाले से। और दूसरा फिर उसके बाद इसका फिर प्रॉपर ट्रायल भी चलेगा, यानी कि ट्रायल फिर भी चलेगा अगर आप स्पेशल डैमेजेस या प्यूनेटिव डैमेजेस जो हैं वो कर रहे हैं। प्यूनेटिव डैमेजेस जो होंगे जो कि जनरल डैमेजेस से हट के फर्दर जो डैमेजेस मांगे जाएंगे, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने मेलाफाइड किसी की साबित हो गई है और उस मेलाफाइड की वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ है रेपुटेशन का या कोई भी, तो उसके लिए प्यूनेटिव डैमेजेस दिए जाएंगे जिसको स्पेशल डैमेजेस भी कह दिया गया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना आसानी के लिए तरीका बता दूं कि जब आप प्लेंट रिप्रेजेंट करेंगे और नोटिस सर्व होंगे तो सबसे पहले परमिशन ली जाएगी कि मुझे मेरे डिफेंड करने की परमिशन दी जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर वो PLA डिसमिस हो जाता है फिर तो बताया गया कि क्या चलेगा, लेकिन अगर PLA अलाउ हो जाता है उसका कोई जिक्र पूरे लॉ के अंदर कहीं नहीं है। अच्छा, हालांकि असूली तौर पे देखा जाए ये चीज़ नेचुरल है कि अगर PLA अलाउ हो जाएगा तो फिर तो पूरा ट्रायल चलेगा एविडेंस की तरह। तो जिस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस को देखे ना, उसके सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ कि अगर PLA अलाउ हो गया तो फिर एविडेंस प्रोड्यूस होगा, एटलीस्ट वहाँ पे मेंशन जरूर है। जी। लेकिन ये एक ऐसा एक्ट है इसके अंदर जो डिसमिस होगा उसके वाले से लिखा अलाउ होगा, तो ये लॉ बिल्कुल साइलेंट है।
अब अगेन इसको किस हद तक जो है ना वो कोर्ट्स के अंदर देखा जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा। ऑफ कोर्स नेचुरल चीज़ तो यही आ रही है, अगर अलाउ हो गया तो फिर प्रॉपर एविडेंस आएगा, लेकिन उस प्रॉपर एविडेंस आने के बाद फिर आप जनरल डैमेजेस की हद तक प्रीलिमिनरी डिग्री करेंगे या फर्दर आप इसके अंदर जनरल डैमेज, प्यूनिटिव डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस को भी शामिल करेंगे। ठीक हो गया, इस हवाले से लॉ साइलेंस शुरू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन, फरमाइए। मैं फैज बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रही हूँ, मेरा वहाँ पे जो ईमेल है ऑफिशियल वो हैक हुआ है। अच्छा। तो उससे कुछ ईमेल जो हैं वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं उनको गई हैं। अब उसमें यह है कि मैंने रिकवर तो कर लिया अपना ईमेल और सब कुछ, लेकिन मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। इस सिचुएशन में व्हाट शुड बी द स्टेप्स आई शुड टेक? अच्छा, ज़्यादातर कॉल्स वो आ रही हैं जिसमें दो किस्म के केसेस एक साथ। इट्स मोर ऑफ जो कहते हैं ना कि पीका एक्ट के अंदर जो आती हैं देन अ डेफेमेशन, क्योंकि डेफेमेशन में ये होता है कि एक पर्सन अब दूसरे पर्सन से अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा होता है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक पर्सन अनऑथराइज्डली, अनलॉफुली किसी के ईमेल में या किसी की आईडी बना के उसे एक्सेस करके वो ये नहीं शो कर रहा कि मैं इससे डिफरेंट हूँ। देखिए, जो डेफेमेशन है उसके अंदर क्या है कि डिफेंडेंट कहता है कि ये बंदा ये इन चीज़ों का जो है ना वो मालिक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो क्लेमेंट है ना वो बंदा क्लेमेंट बन के वो सारी कार्रवाई कर रहा है कि लोगों को वही वाली बात आ गई कि आपको एट द सेम टाइम दो लिटिगेशन करनी पड़ेंगी। एक तो आप पीका के थ्रू जाइए कि वो साइबर क्राइम लॉज में आ जाएगा, और दूसरा आप डेफेमेशन का सूट फाइल करें कि आपकी क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी को भी खराब किया गया। हाँ जी, कैसे साहब आप इससे पहले कुछ फरमाना चाह रहे थे? इसमें मैं कहना ये चाहूँगा, एक तो ये है कि एक्ट 2024 डेफेमेशन का तो बन गया, तो रूल्स जो है वो सब्सिक्वेंटली आई होप के जल्दी बन जाएंगे। इनमें जो इबहाम है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक। तो दूसरी बात ये है कि इसमें कानून शहादत को वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि वो अप्लाई इस पे नहीं होगा। ठीक 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 ठीक। और जो केसेस ऑलरेडी चल रहे थे 2002 के ऑर्डिनेंस के तहत, वो एज इट इज़ वहाँ पे ही चलेंगे। और यहाँ पे जो है जो कंप्लेंट फाइल करने वाला है उसके को एक स्पेशल डैमेजेस और एक जनरल डैमेजेस, ये जो है वो अगर वो प्रूव करता है तो वो दिलवाए जाते हैं। और जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है अगर वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो जो प्यूनिटिव डैमेजेस हैं वो उसे जो है वो अपने रिबटल में भी क्लेम कर सकता है और वो उसे दिलवाए जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ऐसे केसेस के अंदर जो डेफेमेशन की लिटिगेशन है, इसके अंदर जो जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया वो शख्स किस तरह का डिफेंस ले सकता है या उसके लिए क्या क्या डिफेंस अवेलेबल है? अच्छा, वो डिफेंस वही सेम ही है जो ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर है कि आपने एक तो बताना या तो मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस था या फिर जो है वो यहाँ पर मैंने असर्शन ऑफ ट्रू फैक्ट किया या फिर मैं यहाँ पर ओपिनियन देना चाह रहा था बल्कि कोई असर्शन ऑफ फैक्ट नहीं कर रहा था। तो ये जो पॉसिबल डिफेंसेस है ना, और इसको जो है ना वो लिया जा सकता है इस 2024 के एक्ट के मुताबिक। सेम वही है जो पब्लिक गुड भी आ जाता है, प्रिविलेज कम्युनिकेशंस भी आ जाता है। ये डिफरेंट डिफेंसेस जो हैं वो बताए गए हैं जो 2002 में थे वही यहाँ पे कॉपी, यानी कि कोई एक्स्ट्रा वो नहीं ऐड किया गया। सही, एब्सोल्यूट हो या क्वालिफाइड प्रिविलेजेस हो, वो सेम एज इट इज जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 का है ना वही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया इसके अंदर, यानी कोई नया नहीं ऐड किया। इसमें एक चीज़ मैं शामिल करूंगा, इसमें एक चीज़ का उसे ख्याल करना होगा जिसके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने विद इन 30 डेज लीव टू डिफेंड जो है वो दाखिल करनी होती है। ठीक।